और आज हम पोस्ट वैदिक पीरियड के बारे में बात करते हैं या लेटर वैदिक पीरियड के बारे में बात करते हैं। अब वैदिक काल आगे बढ़ा। शुरुआत में हमने देखा कि नदियों के साथ इसका विस्तार होता रहा। उत्तर वैदिक काल, लिखो उत्तर वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल था यानी अर्लियर जो वैदिक पीरियड था, उसमें हमने देखा जो जन, जिसका राजा, जो इसका अधिपति जो होता था, वो बेसिकली राजन कहलाता था। वो सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई यानी पॉलिटिकल यूनिट थी, जो सबसे बड़ा एरिया था। क्योंकि उस समय अभी बहुत ज्यादा शस्त्र, बहुत ज्यादा राजनीति अपना विस्तार नहीं कर पाई थी। राजनीति का बेसिक पर्पस था समाज और इकोनॉमी को सपोर्ट करना, ये पहला था। धीरे धीरे समय बीतता रहा, विस्तार होता रहा, धीरे धीरे एग्रीकल्चर और प्रॉस्परस होता रहा, एग्रीकल्चर के और क्षेत्र बढ़े। धीरे धीरे जो है वो इन आर्यों ने बाकी बड़े हिस्से में, काफी बड़े हिस्से में अपना विस्तार करना प्रारंभ कर दिया, काफी बड़े हिस्से में अपना विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। सो लेट्स स्टार्ट, हम इसको जो शुरू करते हैं। तो धीरे धीरे जन जो है, जो जन एक पॉलिटिकल एरिया था, वो धीरे धीरे स्टेट्स यानी प्रदेश में परिवर्तित होता चला गया। राइट, बड़े एरिया में, लार्जर एरिया में जो है वो परिवर्तित होना शुरू हो गया और इसका नाम रखा गया जनपद। जनपद जो होते हैं, महाजनपद और जनपद, तो ये कॉन्सेप्ट आया जो आगे धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। तो जनपद, ये शब्द मिलकर बना। जन का मतलब होता है लोग और पद का मतलब जहां लोगों का तेजी से विचरण हो, आवागमन हो, जहां पर जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करते हो, तो उसको जनपद या महाजनपद कहा गया। सो नाउ जन बड़े बड़े स्टेट, लार्जर स्टेट्स में कन्वर्ट होते चले गए, बड़े बड़े जो है वो हिस्से में परिवर्तित होते चले गए, बड़ी पॉलिटिकल इकाई के रूप में ये डेवलप हो रहे थे। नेक्स्ट वन। सो आर्यों ने धीरे धीरे कहां अपना विस्तार करना शुरू किया? सो आर्यन एरियाज में ये अब जो है वो सरस्वती के और नीचे होते हुए ये धीरे धीरे इन्होंने जो अपना एरिया है वो ईस्टर्न साइड में बढ़ाना शुरू कर दिया, यानी पूर्व हिस्से में बढ़ाना शुरू किया, जिसमें कुरु, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, अहिक्षत्र, पांचाल, कापिल्य, कौशल, कौशांबी, काशी, विदेह, अंग, मगध, आगे चलकर ये महाजनपद और बड़े जब हुए प्रदेश यानी स्टेट्स, तो ये महाजनपद में कन्वर्ट होते चले गए। राइट, तो अब इस कंडीशन में इसका धीरे धीरे विस्तार जो है वो नदियों के क्षेत्र में फैलता चला गया। जो आर्य थे, इनका एरिया क्या था, इनके विस्तार का, आर्य लोगों का विस्तार कैसे हुआ, दैट इज एरिया, क्षेत्र क्या रहा। ठीक है, तो LWMI नोट्स हम शॉर्टर फॉर्म में बनाते हैं। सो दे कंट्रोल द लैंड बिटवीन गंगा, यमुना एंड अदर पेरेनियल रिवर। पेरेनियल रिवर क्या होती हैं? भूगोल कहता है कि हमारे यहां दो तरह का नदी तंत्र होता है। अंडर द ज्योग्राफी, इन द ज्योग्राफी देयर आर टू टाइप ऑफ रिवर सिस्टम, वन इज पेरेनियल एंड सेकंड इज पेनिनसुलर रिवर। पेरेनियल रिवर वो होती हैं जो सदा नीरा होती हैं, जिसमें हमेशा पानी आता है, और हमेशा पानी के लिए फॉर ऑल वेदर वाटर जो है उसका सोर्स ग्लेशियर होना चाहिए, यानी वो हिमालयन रिवर जो होती हैं उनको पेरेनियल रिवर कहा जाता है। सोर्स जो है वो थ्रू आउट ईयर अवेलेबल रहता है, जबकि जो पेनिनसुलर रिवर है उनके पास सोर्स ऑफ वाटर जो है थ्रू आउट ईयर अवेलेबल नहीं होता है। राइट, सो कंट्रोल द लैंड बिटवीन द गंगा, यमुना एंड अदर पेरेनियल रिवर। तो आर्यों ने धीरे धीरे करके, लिखो, आर्यों ने धीरे धीरे गंगा, यमुना तथा अन्य सदा नीरा नदियों, गंगा, यमुना तथा अन्य सदा नीरा नदियों के मध्य का स्थान, अन्य सदा नीरा नदियों का स्थान के बीच का स्थान अपने नियंत्रण में ले लिया। कैन यू डिफाइन मी? आगे बढ़ने से पहले अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर मेरी अभी तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, और कॉन्सेप्ट पढ़ाना मेरा एक जो तरीका है, यही क्षेत्र क्यों, वाई दिस पर्टिकुलर एरिया, सिविलाइजेशन के विस्तार में आगे चलकर तुम देखोगे, जो भी हमने मैप देखा कि मोस्ट ऑफ द महाजनपदास जो थे वो इसी एरिया में क्यों, वाई? कैन यू डिफाइन मी? क्या आप मेरे साथ एक कम्युनिकेशन कर सकते हैं? सदा नीरा मीन्स, जिसमें नीर का मतलब होता है पानी, सदा का मतलब होता है सदैव, दैट इज अ पेरेनियल रिवर, जिसमें हमेशा जल बना रहता है। ठीक है, यानी वो ग्लेशियर से सोर्स रिसीव करती हैं, तो ग्लेशियर्स लगातार पिघलते रहते। ग्लेशियर्स क्या होता है? ट्रैप्ड वाटर होते हैं, एक जमा हुआ जल होता है जो धीरे धीरे रिलीज होता है। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, सॉइल इज द बेस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज द बेस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी इज बेस ऑफ इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिस्टम। तो बहुत अच्छा, वो जो मैंने पहली क्लास में आपको एक लिंक बताया था, आप वो लिंक कंटिन्यू कर दो कि मृदा जो है यानी मिट्टी जो होती है, अब ये नदियां क्या कर रही हैं, ये गंगा, यमुना, गंगा भारत की, उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक, सबसे बड़ी नदी है जो अपने साथ ढेर सारा जलोढ़ यानी एलुवियल सॉइल लेकर आ रही है, गंगा लेकर आ रही है। और अन्य सदा नीरा नदियां जो ग्लेशियर से पानी ले रही हैं, वो लगातार क्या कर रही है, एलुवियल सॉइल बिछा रही है।
fertile soil is the base of the good agriculture. Agriculture is the base of a prosperous society. सोसाइटी आकार बढ़ता है, जनसंख्या बढ़ती है, समाज का आकार बढ़ता है, उसमें हायरार्कीज होती हैं. हायरार्की से क्या होता है, इकोनॉमी और सोसाइटी जो है पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप होता है. कितना बढ़िया लिंक है इसका आपके साथ. तो धीरे धीरे क्या है, ये जो जनपद, महाजनपद, बड़े बड़े जो स्टेट्स बनते हैं, दे आर द लार्जर इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल यूनिट्स. ये बहुत बड़ी जो है वो बहुत बड़ी इकाई है. कौन सी इकाई, ये राजनीतिक और क्या थी, आर्थिक इकाइयां थी. यानी व्यापार बड़े पैमाने पर होगा, यहां पर सत्ताएं बड़े पैमाने पर काम करेंगी, जो राज्य का क्षेत्र होगा वो बहुत बढ़ जाएगा. तो ऑब्वियस सी बात है, यू हैव द कंट्रोलिंग पावर. सो यही क्यों, नीचे की तरफ क्यों नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ द बेसिक फंडामेंटल इज द मॉइस्चर, द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जो बेसिक फंडामेंटल लेकर जा रहे हैं. राइट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट. अब देखिए आपने कितने खूबसूरती से कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, यही सबसे खास बात है. आप देखो तो ये जो एरिया रहा, ये बेसिकली अब क्या होगा, व्हेन द पीपल गैदर टू, एक साथ समाज के रूप में, सोसाइटी के रूप में वो गैदरिंग करते हैं. सो दे हैव सम रूल्स एंड रेगुलेशंस. वो क्या होता है, समाज को चलाने के लिए नियम बनाए जाते हैं. दे हैव इकोनॉमिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, कल्चरल सिस्टम. धीरे धीरे समाज में ये तंत्र डेवलप हो जाते हैं, एंड दैट इज नोन एज सिविलाइजेशन. राइट वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सभ्यताओं का विकास कहते हैं, उसको सभ्यताएं कहते हैं. व्हेन यू हैव हाउसिंग प्लानिंग, जो है हाउस आपके पास है, मकान है, सेटलमेंट है आपके पास, वेल स्ट्रक्चर इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, यू हैव अ लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी, आपके पास आजीविका की सुविधा है. सो दैट मीन्स यू आर सिविलाइज नाउ. ठीक है, सिविलाइज हो गए. तो देखो, तो सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन यहीं पर रहा उनका. दिस इज नोन एज, लिखो, सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ आर्यंस. आर्यों की सभ्यता का केंद्र, आर्यों की सभ्यता का केंद्र क्या था, उसको मध्य देश कहा गया, नॉट मध्य प्रदेश, दैट इज अ मध्य देश. तो ये पूरा सिस्टम जहां बताया गया वो मध्य देश रहा, क्योंकि पहले जो है हम आजादी से पहले ये पूरा हिस्सा हमारा था. ये पूरा हिस्सा अफगानिस्तान से लेते हुए, और ये जो आज बंगाल के साथ, नेपाल के साथ सिस्टम लगा रहे हो, हिमालय के नीचे का हिस्सा, ये पूरा जो है हमारा हिंदुस्तान था. तो उसके हिसाब से, आज के हिसाब से तो हमारी बाउंड्री यहां से चली जाती है, लेकिन उसके हिसाब से ये मध्य देश था, जहां पर हमारा फर्टाइल सॉइल था, जहां पर हमारी सबसे उपजाऊ भूमि थी, और ये पेरेनियल रिवर यानी सदा नीरा नदियों के द्वारा सिंचित भूमि थी. यहां पर मॉइस्चर था, यहां पर नई मिट्टी थी, यहां पर जो है वो पशु व्यवस्था, यहां पर जो है वो वनस्पतियां, हर चीज थी यहां पर, और मौसम भी यहां पर अपना अच्छा, क्लाइमेटिक सिस्टम भी यहां पर बहुत अच्छा बना रहता था. राइट तो ये दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट. क्लियर. सो दिस इज नोन एज मध्य देश. इसे हम लोग क्या कहेंगे, मध्य देश. इस मध्य देश की जो सीमा थी, राइट, द बाउंड्री ऑफ द मध्य देश डिफाइंड बाय द ईस्टर्न बाउंड्री डिफाइंड बाय द रिवर सरस्वती. लिखो, इस मध्य देश की पूर्वी सीमा सरस्वती नदी द्वारा निर्धारित की गई. नदियां बेसिकली सीमाओं को निर्धारित करती, आज भी है. राइट रिवर सरस्वती इसकी ईस्टर्न बाउंड्री को डिफाइन, पूर्वी सीमा को निर्धारित करती थी. इस दौरान आर्यों ने कुछ नई चीजें सीख ली. नॉलेज ऑफ आयरन, लिखो, इन्हें लोहे का ज्ञान हो चुका था. बट हम ये नहीं कह सकते, हमें पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि इनके पास जो है वो कुछ ऐसा रहा कि इन्होंने मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान सीख लिया, यानी धातुओं को गलाना, उसमें कुछ केमिकल कंपोजिशन चेंज करना, और रस्टलेस यानी उसमें जो है वो जंग ना लगे, ऐसे जो है वो लोहे के चीजों को बना सकना, ऐसा ज्ञान इनके पास नहीं था. सो नॉलेज ऑफ आयरन यानी लोहे का ज्ञान हो चुका था, लेकिन तीर बनाने, शिकार करने के लिए इस्तेमाल करना, फॉर द हंटिंग, एरो हेड के लिए यूज करते थे, बस इसके लिए ही लोहे का इस्तेमाल ये कर पाते थे. बट मेटलर्जी अभी डेवलप नहीं हो पाई थी, यानी कि जो लोहे का ज्ञान था, जो गलाने का ज्ञान था, वो जो है यहां पर अभी डेवलप बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर पाए थे. राइट एग्रीकल्चर कैसा था, कृषि, तो गेहूं, जौ, ये जो बेसिक फसलें थी केवल यही उगा पाते थे. बट दे स्टार्टेड मिक्स फार्मिंग. ये 2013 आईएएस प्री में क्वेश्चन आया हुआ था. मिक्स फार्मिंग यानी इन्होंने मिश्रित खेती शुरू कर दी थी. राइट तो गेहूं, जौ ये बेसिकली इस्तेमाल करते थे, एंड दे स्टार्टेड मिक्स फार्मिंग, यानी इन्होंने मिश्रित कृषि प्रारंभ कर दी. मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, 2013 आईएएस प्री का क्वेश्चन है. लेट्स डिस्कस, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. क्या था 2013 में, तो मिक्स फार्मिंग यानी मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, जब किसी भी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अभी प्रधानमंत्री बार बार जो है मिक्स फार्मिंग के लिए बात कर रहे हैं. मिक्स फार्मिंग में जहां पर फूडर यानी चारा और जहां पर ग्रेन यानी अन्न एक साथ उगाया जाता है. ठीक है, ये इसकी बड़ी खास बात होती है. जब चारा यानी कि जो फूडर है, जो पशुओं के लिए है, और दूसरा जो सेगमेंट है, और वो हमारा सेगमेंट है, वो ये सेगमेंट माना जाता है कि कैसे हमारा फूडर यानी कि चारा
और दूसरा जो चीज है वो किस रूप में हमारे पास जो आता है सेगमेंट, वो किस रूप में इसका जो है वो सेगमेंट बनाता है, यानी कि यहां पर हमारा ग्रेन। तो इन दोनों को मिला, यानी कि इस समय हम ये कह सकते हैं कि यहां पर पशुपालन यानी एनिमल रेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए कृषि में भी मिश्रित कृषि को इन्वॉल्व किया गया। डन। नाउ अब हम यहां कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं, और बात करते हैं सोशल सिस्टम। यानी इसमें क्या होता है, जो चारा होता है, स्पेशली जो लिगुमिनस क्रॉप होती है, जो चरी हो गई, बरसीन हो गई, जो पशुओं को खिलाया जाता है, उसमें क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है। जो आपका ग्रेन होता है वो क्या होता है, मिट्टी से नमी जो है वो पोषण को यानी न्यूट्रिशन को ले लेता है। तो इससे क्या होता है, बैलेंस जो है सॉइल की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बनी रहती है। राइट। नेक्स्ट वन, सोशल सिस्टम, सामाजिक इस समय तंत्र कैसा था, लिखो सामाजिक स्थिति। हेड ऑफ द फैमिली वाज नोन एज गृहपति, उसको गृहपति कहा जाता, लिखो परिवार के मुखिया को गृहपति कहा जाता था, के मुखिया को गृहपति कहा जाता था। द सोसाइटी वॉज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वर्ण सिस्टम, लिखो समाज को वर्ण व्यवस्था, वर्ण का मतलब होता है रंग, वर्ण व्यवस्था के आधार पर बांटा गया था। तो सोसाइटी वॉज डिफाइंड बाय द वर्ण सिस्टम, वर्ण, वर्ण का मतलब होता है रंग, देखो समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। ये जो वर्ण था, कई बार हमें लगता है कि हम इसमें जो है इसकी बड़ी आलोचना भी करते हैं, तो चतुर्वर्ण थे, 4 वर्णास आर देयर, ठीक है, 4 वर्ण यहां पर जो है जाने जाते थे। बेसिकली ये जो है लेबर डिवीजन के बेस पे था। हमने जब शुरुआत इसकी की थी तो ये बेसिकली जाति व्यवस्था नहीं थी, ये वर्ण तंत्र जो था वो बेसिकली लेबर डिवीजन था, लेबर यानी ये कर्मणा आधारित था, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, कर्मणा आधारित, ठीक है। ये हॉरिजेंटल व्यवस्था थी। हॉरिजेंटल व्यवस्था मतलब सभी लोग समान थे और उनके काम की वैल्यूज के हिसाब से उनके जो सेगमेंट डाले जाते थे। चूंकि भारत शुरुआत से ही एक बहुत बड़ी, अगर मैं तुमसे कहूं, आगे मैं डिस्कस भी करूंगा इस बारे में जब हिस्ट्री में मैं आऊंगा, तो जब मैं यहां बात करूंगा तो वहां पर हम एक देखते हैं कि यहां हमें एक बड़ा, एक त्वरित हमें मूवमेंट सा दिखाई पड़ता है, बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट दिखाई पड़ता है कि हमारे यहाँ उद्योग, जो हथकरघा और ये सारी चीजें, उद्योग धीरे धीरे बढ़ने लगा था। जब आप किसी भी उद्योग में जाते हैं तो जो किसी भी इंडस्ट्री की जान उसकी लेबर होती है। लेबर जितनी स्किल्ड होती है, जितनी डिवाइड आप कर सकते हैं, ये स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, मैनुअल है, ऑटोमेटिक है, जितना भी आपका लेबर डिवाइड होता है उतना इफिशियंसी होती चली जाती है। किसी भी इंडस्ट्री का बेस उसका लेबर होता है, लेबर का बेस उसकी स्किल होती है। जितना वो अपने काम में दक्ष है, जितना वो ट्रेंड है, उतना ही इकोनॉमी के लिए वो बेनिफिशियल होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम था और हमारे साथ ये बना था, यानी कि ये जो है कर्म के आधार पर ये डिवाइडेड था। आगे चलकर गांधी की फिलॉसफी जो आप पढ़ोगे तो इसमें आपको ये दिखाई पड़ेगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क जो यहां पर था, सभी के काम की वैल्यू बराबर थी, और जो कोई पढ़ाने का काम कर रहा है वो ब्राह्मण हो गया, जो युद्ध का काम कर रहा है, शक्ति का काम कर रहा है, वो दूसरे सेगमेंट में हो गया, बट दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द कर्मणा, कोई ऊपर और नीचे नहीं था। और उनके अपने गुणों के आधार पर इसको बांट दिया गया था। इससे स्किल्ड लेबर मिलती थी, और स्किल लेबर होने की वजह से धीरे धीरे क्या होता है, इकोनॉमी प्रॉस्परस होती चली जाती है, उनकी स्किल बढ़ती है, ठीक है। वो परंपराओं के रूप में काम करते हैं, परिवार से परिवार में, कि वो मिट्टी का बर्तन बना रहा है तो उसके बच्चे को भी और स्किल मिलती है, तो इससे बहुत अच्छा जो है वो सेगमेंट मिल जाता है। लेकिन जैसे जैसे लेटर वैदिक पीरियड आता है, यानी कि जो उत्तर वैदिक काल जो है वो बढ़ता है आगे, वैसे वैसे ये जो वर्ण सिस्टम था, जो ऑन द बेसिस ऑफ द लेबर डिवीजन बना हुआ था, वो ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ हो जाता है, यानी कि जन्म के आधार पर। तो धीरे धीरे ये लेटर वैदिक पीरियड में इसमें बदलाव आता है, और कर्मणा के आधार पर ये क्या हो जाता है, जन्मणा हो जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। ये बर्थ के आधार पर हो जाता है कि जो जिस परिवार में पैदा होगा वो उसको उसी पहचान के साथ जाना जाता है। इससे पहले वाले में आप लेबर के बेस पे आप कहीं भी आ जा सकते थे, और ये जो ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ हुआ, इसको हम लोग कास्ट सिस्टम के नाम पे आप जानते हैं, इसको जाति व्यवस्था के रूप में जानते हैं। तो जो हॉरिजेंटल व्यवस्था थी वो वर्टिकल व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। ये हो गया आपका हायरार्कीज, यानी कि इसमें एक ग्रुप जो ब्राह्मण कहलाया, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरह से ये हॉरिजेंटल हो गया। और जाति व्यवस्था में ऊपर से लेकर नीचे तक सप्रेशन, यानी दबाने की जो प्रवृत्ति है वो इसमें आने लगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ हो गया, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, जन्मना आधारित। ये बहुत ही पैराडॉक्सियल हो गया, बहुत ही जड़वत हो गया। और यहां पर जो जाति व्यवस्था, अब देखिए वर्ण व्यवस्था को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, जाति व्यवस्था में कन्वर्ट हुआ। और यहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 भागों में बांट दिया गया, जिसमें सर्वोच्च जो स्थान दिया गया वो ब्राह्मण को दिया गया, ठीक है। इन्होंने चाहे वो जैसा भी किसी भी रूप में रहा हो,
लिटरेचर है, विवाद का विषय है। तो यहां पर जो है वो 4 व्यवस्थाओं में इसको बांट दिया गया। तो ये हो गया जन्मन आधारित, मतलब इसका पुत्र ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय, इसी रूप में ये जाना गया। यहां पर कोई भी इंडिविजुअल ऑन द नॉट द बेसिस ऑफ द, ये जो है वो कर्म के आधार पर ये बटा नहीं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे अब इनमें जड़वत्ता आ गई, जड़वत्ता आने के साथ इनमें डिवीजन बढ़ता चला गया, ये बहुत ही जो है वो ऑर्थोडॉक्स होते चले गए, और जातीय संघर्ष, भारत में जो जाति विभाजन है वो बढ़ना शुरू हो गए। और आज भी हम ये देखते हैं कि ये खासतौर पर जो मेजोरिटी जो रिलीजन है हिंदू धर्म, उसमें ये जो जाति व्यवस्था है ये बहुत जड़वत पाई जाती है, बहुत ही जगड़न के साथ पाई जाती है। और वहां पर जो होता है वो कास्ट, जो हम लोग कहते हैं स्ट्रगल, हमें यानी जातीय संघर्ष भी हमें दिखाई पड़ते हैं। तो इस रूप में ये धीरे धीरे आ गया था, लेकिन हालांकि उस समय ये उतना जड़वत नहीं था जितना जड़वत हमें आज दिखाई पड़ता है। तो वहां पर भी जो है वो पालन किया जाता था, बट लेबर डिवीजन का कॉन्सेप्ट जो है धीरे धीरे आगे चलकर चेंज होने लगा, राइट। सो दिस इज द सेगमेंट। वैश्य जो व्यापार करते थे, ठीक है, वैश्य जो व्यापार के लिए जाने जाते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र। अदनान ने पूछा है मोहम्मद साहब ने कि इज दैट टाइम व्हेन आर्यन वर प्रेवलेंट एट द मध्य देश देयर वर एनी अदर सिविलाइजेशन इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। देखो अभी मैपिंग में ये सवाल का जवाब देना मुश्किल रहेगा, क्यों? क्योंकि तुम्हें ये समझना पड़ेगा तुम हिस्ट्री किसकी पढ़ रहे हो, तुम वेस्टर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो या तुम अपनी खुद की हिस्ट्री पढ़ रहे हो। जब तुम जानोगे आगे चलकर कि हम ज्यादातर वेस्टर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो हमें अंग्रेज बताते हैं, हम उसी हिस्ट्री को, और उनकी थ्योरी के हिसाब से आर्यन बाहर से आए थे, इन्वेडर्स थे, और द्रविडियन जो साउथ इंडिया तुम कह रहे हो वो यहाँ के मूल निवासी थे। और आगे चलकर ये हुआ कि आर्यन ने जो गोरे से दिखते थे, बिकॉज वो यूरोपियन कंट्री से आए थे, और जो यहाँ के अश्वेत लोग थे, काले दिखने वाले लोग, डार्क कलर डार्क स्किन के लोग थे, उनको दास बना लिया। ये भी थ्योरी हमारे सामने आती है। बट इतिहास को जब अभी चूंकि हम मैप पढ़ रहे हैं तो अभी इतिहास का पर्सपेक्टिव नहीं बताऊंगा। जब मेरे साथ इतिहास में आओगे तब तुम्हें पता चलेगा हिस्ट्री एक पर्सपेक्टिव होता है, हमारा देखने का नजरिया क्या है। इतिहास कभी भी जो है वो एक निश्चित नहीं हो सकता। आप किस रूप में इतिहास को देख रहे हो ये बहुत डिपेंडेंट होता है, राइट। गुड। सो दिस इज द फैक्टर हाउ वी स्टडीड द पोस्ट वैदिक लेटर वैदिक पीरियड। तो हमने इस तरह से मैप किया, मैप में देखा। सो वर्ण ऑन द बेसिस ऑफ कर्मणा। देखो किसी भी, जब मेरे साथ इकोनॉमी पढ़ोगे तो अभी बहुत सी चीजें मेरे साथ जाननी है, अभी तो सिर्फ तुम्हें एक बेसिक पिक्चर बता रहा हूं, जब इसके बेस में पहुंचूंगा तब तुम्हें समझ में आएगा। तो वहां तुम्हें समझ में आएगा कि ये बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द कर्म होता है, ठीक है। हम लेबर को इनहेंस करते हैं लेबर के बेस में, एवरीबडी इज लेबर इन द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में सभी कोई लेबर है, मैं भी एक लेबर हूं, आप भी एक लेबर हो, आगे चलकर आईएएस भी एक लेबर ही है, शिक्षक भी अपना क्या कर रहा है, वो हम श्रमिक हैं, हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो बेसिकली यहां पर क्या होता है कि जब आप बांटते हो तो लेबर स्किल्ड होता है, वो काम को बार बार करता है, सपोज दैट। और ये इसका बेस है वो 3 गुण, इंसान के अंदर 3 गुण होते हैं, रजो तमो और जो सत्वगुण। अब आप ही ने देखा होगा, जैसे क्लास में मैं इसके बारे में बहुत डिस्कस कर चुका, करूंगा भी आप लोगों से, कि भाई एक ही परिवार में 2 भाई हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि भाई एक भाई का पढ़ने में बड़ा मन लग रहा है, लेकिन तुमने देखा होगा दूसरा भाई पढ़ने में मन नहीं लग रहा, वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। एक ही पिता की संतान, एक ही परिवार में रहे, आपके घर में भी ये हुआ होगा ऐसा। तो 2 लोगों का कैरेक्टर अलग अलग होता है। भाई माता पिता ने ऐसा थोड़े नहीं कहा होगा एक को संस्कार दिए, एक को नहीं दिए। मेरे ही परिवार में जैसे मैं हूं, तो मुझे पढ़ने लिखने का बड़ा शौक है, सोचने का, लेकिन भाई को वो पबजी खेलने का बड़ा शौक है, उसको वीडियो गेम, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि 2 लोगों का जो कैरेक्टर होता है, 2 लोगों की जो सोच होती है वो अलग हो जाती है। सो हमारे जो कुछ प्रॉपर्टीज होती है, हमारी गुण जो होती है, हमारा एटमॉस्फेयर जो होता है, वो हमें प्रेरित करता है, ठीक है। दीवार पिक्चर में तुमने देखा एक भाई पुलिस वाला बन जाता है, दूसरा वाला जो है वो क्रिमिनल बन जाता है। तो ये हर जगह होता है। सो कैसे एक ही माता पिता की संतान, एक ही परिवेश में रहने के बावजूद, एक ही तरह के संस्कार मिलने के बावजूद 2 लोगों की प्रवृत्तियों में अंतर होता है, जहां नेचर्स में डिफरेंसेस होते हैं। सो ये हमने बहुत पहले पहचान लिया था। हमने कहा था इसी बेसिस पे हम लेबर डिवीजन करेंगे। योर ओरिएंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज दैट आप में से किसी स्टूडेंट का पढ़ने में मन नहीं लग रहा, अब मार पीट कर पिताजी ने बेटा बट पढ़ना पड़ेगा, बट अब जबरदस्ती वो बैठा, तो क्या वो कभी अच्छा स्टूडेंट बन पाएगा? अगर मार पीट के उसका पढ़ने में मन नहीं लगा, उसका बिजनेस में मन लग रहा है, लेकिन परिवार में कहा जा रहा है कि भैया हम ये फलाना जाति के, तो हमें हमारे यहाँ तो बच्चा पढ़ता ही पढ़ता है, बिजनेस तो हमारे यहाँ करते नहीं है, ये जो है परिवार की प्रतिष्ठा के लिए। और उसका मन बहुत सही लगता है बिजनेस में, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब पता चला कि भाई उसका पढ़ने मन ले, तो क्या वो कभी भी एक अच्छा लेबर बन पाएगा? मतलब कल को पढ़कर वो बहुत टॉप मोस्ट साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, राइट। अगर वो बिजनेस करता तो शायद बहुत अच्छे से कर जाता। तो अभी आपने देखा ना कई बार पूरे विश्व में, जैसे बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहे इतने सालों तक, कॉलेज ड्रॉप आउट, मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, तमाम ऐसे जो जाने माने लोग हैं, स्टीव जॉब, सब जो है ये कॉलेज ड्रॉप आउट से छोड़ दिया कॉलेज, बोले बाहर में गया यार, हमें अपना काम करना है, अपना कंप्यूटर बनाना है, जितना सीखना था सीख लिया। सो ये बेसिक चीज है। अभी बहुत से सवालों के जवाब धीरे धीरे आपको मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब पैट्रियार्कियल सोसाइटी आ जाएगी तो महिलाएं अब पुरुषों से पूछकर काम करेंगी।
ठीक है। किसी ने पूछा व्हाट इज सोशल सिस्टम। समाज एक तंत्र के रूप में होता है। तंत्र का मतलब होता है ढेर सारे कंपोनेंट मिलकर एक डिजायर्ड टास्क को पूरा कर रहे हैं। तो समाज में काफी सेगमेंट्स होते हैं, वो मिलकर एक साथ काम करें। जैसे हमारी बॉडी एक सिस्टम है, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, इन सबके अलग अलग काम है, लेकिन हम एक शरीर के रूप में इन सभी डिजायर टास्क को एंजॉय करते हैं। राइट दोस्तों, तो चलिए धीरे धीरे करके मैं आपको LWMI नोट्स बनाना सिखाऊंगा। इस तरह हम डिबेट करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे खूब ढेर सारे, और एनसीईआरटी एक अलग डायमेंशन में ले जाकर पढ़ेंगे। एक अलग ही ये रटने रटाने फैक्ट्स से हम निकलकर एक इन डेप्थ एनालिसिस के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो बहुत मजा आएगा इस सफर में, और आपको लगेगा हाँ डेली आप कुछ नया सीख रहे हैं। प्रश्नों को लिखिए, आप परेशान ना होइए, ये प्रश्न आप पूछ के हटिए मत, इनको डायरी में लिख लीजिए। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी इनके सवालों के जवाब आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। आपने देखा कि मैंने अभी 2 से 3 क्लासेस में आपको कई चीजों को सोचने के लिए प्रेरित किया। आज आप मिट्टी शब्द सुनते ही पूरी चीजों को आप जोड़ पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात होती है जहां आप होने वाली चीजों के बारे में बात कर सकते। घटनाओं को याद कर लेना कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है, यू मग अप द इवेंट्स, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। घटनाओं को समझ लेना एक बहुत बड़ी बात होती है, टू अंडरस्टैंड द इवेंट्स, ये होता है स्टूडेंट। ये अंतर जिस दिन तुम करना सीख जाओगे उस दिन तुम्हें एजुकेशन का पर्पस समझ में आ जाएगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी हमसे क्यों कह रही है कि हम रटने की प्रवृत्ति का विरोध करते हैं। वो लाइन तुम्हें समझ में आ जाएगी कि घटनाओं को याद कर लेना एक बात है और घटनाओं को होने का समझ लेना दूसरी बात है। तो लगातार हम जो है यहीं पर कोशिश करते रहेंगे कि ये किस रूप में आपके सामने आने जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप लोग तक पहुंच रही होगी।